डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता पर सस्पेंस। सीज फायर खत्म होने के बचे हैं चंद घंटे, लेकिन ईरान ने नहीं खोले पत्ते। ईरान ने कहा धमकी से नहीं होगी वार्ता। ट्रंप बोले ईरान से समझौता होने तक जारी रहेगी नाकेबंदी। बंगाल तमिलनाडु में थमा चुनाव प्रचार। प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों ने झोंकी ताकत। 23 अप्रैल को तमिलनाडु और बंगाल में होगा मतदान। बंगाल में प्रचार के आखिरी दिन दार्जिलिंग में अमित शाह ने भरी हुंकार। शाह ने कहा ममता दीदी के जाने का वक्त आ गया, सरकार बनते ही घर घोटाले की होगी जांच। अमित शाह का वादा, सरकार बनते ही गोरखा समस्या का होगा समाधान। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए श्रवण कुमार। बैठक में नालंदा एमएलए श्रवण कुमार के नाम पर नीतीश कुमार ने दी मंजूरी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था विधायक दल के नेता का पद। आधी आबादी के हक की लड़ाई में सड़क पर उतरे सीएम योगी। सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक सीएम योगी के साथ हजारों महिलाएं, दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पैदल चले। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन का विरोध। सीएम योगी ने विपक्ष को महिला विरोधा बताया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आज आरोप प्रत्यारोप, रैलियों और शक्ति प्रदर्शन की आंधी थम गई, लेकिन सियासी तापमान अभी भी उफान पर है। एक तरफ तमिलनाडु में आज प्रचार का शोर थम गया और 23 तारीख को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सियासी किस्मत तय करेगी। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज थम जरूर गया। इसके बावजूद मुकाबला और भी ज्यादा तीखा होता दिख रहा है। एक तरफ भाजपा ने चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस भी चुनावी रण में अपने सारे पत्ते खोलती हुई नजर आ रही है। दोनों राज्यों में 23 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थम गया, जिसके बाद सभी तरह की सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित होंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला द्रमुक और अन्य द्रमुक गठबंधन के बीच है। कई सीटों पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के त्रिकोणीय मुकाबले में है। मतदान को बढ़ावा देने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। कमीशन, करप्शन और सिंडिकेट, इसके कारण हजारों कंपनियां बंगाल छोड़कर चली गई है। लाखों नौकरियां यहां खत्म हो गई है। युवाओं को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। साथियों, बंगाल का युवा रोजगार की तलाश में उधर उधर भटकता है और टीएमसी नेताओं के ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। दिस इलेक्शन is about stopping the BJP RSS from capturing Tamil Nadu. Yesterday, you might have seen what Mr. Narendra Modi and Amit Shah were trying to do in Parliament. আমার খুব প্রিয় প্রার্থী শওকত মোল্লা আমার কলকাতার সামনে ওকে দাঁড় করিয়েছে এই কারণ আমি ভাঙড়ের জন্য অনেক কিছু করতে চাই। শওকতকে ভোট দিন, ভাঙড়বাসী যা চাইবেন তাই করে দেবো। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर गोरखा समस्या का स्थायी समाधान करने का वादा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर गोरखा समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जाएगा। वो मंगलवार को सिलीगुड़ी के निकट सुकना में दार्जिलिंग, कारसियांग और कलिम्पोंग विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि यहां
समाधान गोरखा की इच्छा अनुसार होगा और स्थायी समाधान होने के बाद गोरखा भाइयों और बहनों के चेहरे पर खुशी होगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में इस बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। पहाड़ के लोगों और गोरखाओं पर अत्याचार करने वाली ममता दीदी की सरकार को लोग टाटा बाय बाय करने वाले हैं। गृह मंत्री ने आगे कहा कि ये बंगाल चुनाव तृणमूल कांग्रेस सरकार से मुक्ति का चुनाव है। राज्य में कमल फूल की सरकार बनने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत घोटाले हुए हैं। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद इसकी भी जांच कराई जाएगी। इसके अलावा पहाड़ पर आंदोलन के दौरान तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने गोरखाओं के ऊपर जितने मामले दर्ज किए हैं सभी मामले हटा लिए जाएंगे। इसके अलावा ममता सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि गोरखा और आदिवासी समुदाय सहित पहाड़ के विकास के लिए बंगाल सरकार 2000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करती है, जबकि मुस्लिम और मदरसा का बजट 5800 करोड़ रुपए का होता है। कार्शियांग के श्री सोनम लामा जी आगे आओ भाई। और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे गोरखा युवाओं, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। भाइयों बहनों, मैं दार्जिलिंग में आना चाहता था मगर दार्जिलिंग में आ नहीं पाया। हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं थी। उस वक्त हवामान ठीक नहीं था। तब मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कहा था मैं 21 तारीख को जरूर आऊंगा और आप सबके मिलकर ही मैं दिल्ली वापस जाऊंगा। नालंदा एमएलए श्रवण कुमार जदयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद उनके नाम को विधानसभा भेजा गया, जिसके बाद विधानसभा की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरअसल नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद विधायक दल के नेता का पद खाली था। इसको लेकर सीएम हाउस में जदयू नेताओं की बैठक हुई थी और बताया जा रहा है कि श्रवण कुमार को जदयू विधायकों ने नेता चुन लिया था। इसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। बता दें 3 दिन पहले बिहार सरकार ने पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा को बढ़ाते हुए उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं। कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने पर निशांत ने कहा, अच्छा है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। सीएम हाउस में रविवार को जदयू विधायकों की बैठक हुई। ये बैठक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 2030 तक 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। 90 मिनट चली बैठक में नीतीश कुमार ने कहा, मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। मैं जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करता रहूंगा। हालांकि निशांत कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, देश के प्रधानमंत्री जी ने तारीफ किया है। देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन बिहार का बच्चा, बिहार का हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, आधी आबादी, महिलाएं, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। और कोई ये राज्यसभा में जा रहे हैं तब तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका 20 वर्षों में जो काम किया है, न्याय के साथ विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया है। बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, स्वाभिमान के विषय में बदलने का। अगली खबर, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। सीएम आवास से शुरू होकर विधानसभा तक करीब 2 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में लगभग 15,000 महिलाएं शामिल हुई। मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी पैदल चले। भीषण गर्मी के बावजूद महिलाओं का उत्साह देखने लायक रहा। राजधानी लखनऊ से शुरू हुए इस अभियान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद नेतृत्व संभालते हुए स्पष्ट संकेत कि महिला सशक्तिकरण अब सरकार और संगठन के एजेंडे के केंद्र में है। इस पहल के जरिए न सिर्फ महिलाओं को जोड़ने की रणनीति है, बल्कि विपक्ष के रुख को जनता के बीच मुद्दा बनाकर पेश करने की भी तैयारी है। भारत मिशन केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता का यह अभियान नहीं है,
नारी गरिमा की रक्षा का अभियान भी है। उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर एक केवल ईंधन की आपूर्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक स्वावलंबन का आधार भी है और उनको स्वास्थ्य की रक्षा का, उनके नेत्र ज्योति को सुरक्षित रखने का भी माध्यम बना है। हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत की स्कीम केवल ये आरोग्यता के लक्ष्य को नहीं, बल्कि इस परिवार को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने का भी माध्यम बना है। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिन कार्यक्रमों को लेकर के आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। उनकी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं, लेकिन हर एक स्कीम का विरोध कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के दल करते। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिला मोर्चा ने जन आक्रोश पद यात्रा निकालते हुए कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायपुर में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में सुभाष स्टेडियम से जन आक्रोश पद यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पद यात्रा के दौरान कांग्रेस के विरोध में पुतला दहन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को केवल वोट बैंक मानती रही है। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों को रोकने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं को नेतृत्व में आगे नहीं आने देना चाहती। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साव सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल बेरमो विधायक अनूप सिंह की भतीजी फुसरो की वार्ड पार्षद कांग्रेस नेता रश्मि सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की उपस्थिति में अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। इस दौरान हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत करते हुए उन्होंने बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह पर निशाना साधते हुए चेतावनी भरे लहजे में उनके व्यवहार को लेकर एक बड़ी नसीहत भी दे डाली है। आज राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बार फिर पार्टी का विस्तार हुआ है और इस बार बेरमो से जो रश्मि सिंह है उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। आज प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ सैकड़ों और भी कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे ये उन्होंने जो फैसला लिया पार्टी में आने का, इसके पीछे का कारण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लगाव तो शुरू से था, लेकिन पारिवारिक के चलते हम लोग ये उसको ढो रहे थे, यही कह सकते हैं। क्या कारण था कि आपने परिवार को छोड़ा और इस तरीके से परिवार जो कांग्रेस के समर्थन रही आपने भाजपा को ज्वाइन किया? देखिए, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सांसद में हम लोग रविंद्र पांडे को देते थे वोट और ये विधायक में हम लोग कुमार जयमंगल सिंह को देते थे और राजेंद्र सिंह को देते थे। आपने बड़ी बात आज कही सदस्य ग्रहण करने के बाद कि आगामी विधानसभा चुनाव जब यहाँ झारखंड में होंगे तो बोकारो में सत्ता पलटने के लिए भाजपा का परचम लहराएंगी, उसमें आप पूरा मदद करेंगी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी जयमंगल सिंह के लिए? मैं बोलूंगी कि अभी भी आप अपने व्यवहार में चेंजेस लाइए, नहीं तो आगे कितने रश्मि सिंह आपको बेरमो में नजर आएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर रश्मि सिंह ने अपनी बात रखी है और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो भाजपा का सदस्यता ग्रहण करने के बाद इस वक्त बड़े संदेश देते नजर आए। इस वक्त काफी बड़ी बात उन्होंने कही है। कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह को भी उन्होंने संदेश भेजा है। कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में बदलाव को लेकर उन्होंने सलाह दी। देखने वाली बात होगी क्या होगा आगे। फिलहाल भाजपा को लेकर रश्मि सिंह हमारे बीच जो नजर आई बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी दीपक के साथ। एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति यहीं से रांची से। नमस्कार। झांसी के बबीना स्थित सैन्य क्षेत्र में रविवार को समय सनसनी फैल गई जब ड्यूटी पर तैनात सेना सुरक्षा कोर यानी डीएससी के जवान ने खुद को गोली मार ली। बताया जा रहा है कि जवान ने अपनी सर्विस राइफल को गर्दन से सटाकर ट्रिगर दबा दिया, जिससे मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास तैनात अन्य सैन्य जवान मौके पर पहुंचे, जहां कोमल सिंह का शव खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा मिला। मृतक जवान की पहचान
49 वर्षीय कोमल सिंह के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पीएचए कॉलोनी के रहने वाले थे और बबीना में डीएससी शाखा में तैनात थे। घटना के समय वो अपनी ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद थे। सूचना मिलते ही बबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बबीना थाना प्रभारी विनय साहू के मुताबिक प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है। हालांकि सुसाइड के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पूरे मामले की जाँच की जा रही है। राजस्थान के बालोतरा जिले की पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी का मंगलवार को लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन आग की वजह से पीएम मोदी का राजस्थान दौरा रद्द हो गया है। रिफाइनरी में आग लगने के बाद 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिफाइनरी का लोकार्पण करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करना था, लेकिन आग लगने की घटना की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय ने पीएम के कार्यक्रम के स्थगित होने की पुष्टि कर दी है। यूनिट से धुआं उठने पर कर्मचारियों ने फायर सेफ्टी सिस्टम चालू किया। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 2 से 3 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान यूनिट से लपटें उठती रहीं। आग लगते ही पूरे इलाके को खाली करा लिया गया था और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान और आग लगने के कारणों का आकलन बाकी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। नर्मदापुरम में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चाकूबाजी की इस वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक पुलिस आरक्षक समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावरों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं और उनकी तलाश तेज कर दी है। इलाके में घटना के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना तो क्या, हमारे यहाँ शादी ब्याह था, सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खा सब लोग बैठे थे खाना खाने, ऐसे ही सब भाई बहन बैठे थे। तो ये चाचा आए दारू पी के घर में आके गाली गलौज करने लग गए। तब हमने मना बोला कि गाली वाली मत, तो हमारा शादी ब्याह वाला घर है, आप जाओ। तो वो हमें भी फिर गाली देने लग गए। पहले आया वो शुरू तो दारू पी एक ले आया था वो पापा, वो छोरा का। वो तो हमने सोची ना से जब कब चल जा ब्याह वाला काम है, अच्छा नहीं लगे अपन के। तो हमने भैया उनसे बोली तुम अंदर कमरा में चल जा, तुम मत बोलो। मैं गोविंद कीर हूँ सर, और जो मारने वाला है वो हमारा मतलब मामा जी के परिवार का लड़का है। वो मामा जी लगते हैं मतलब हमारे। और वो अचानक इनके 5-10 साल से मतलब बहुत कम आना जाना था इनका। मुंबई में कथित स्कूल जिहाद को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में विवाद तेज हो गया है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि बृहन मुंबई नगर निगम या बीएमसी द्वारा चिन्हित 164 अवैध स्कूलों में से करीब 150 संस्थान कथित रूप से मुस्लिम लैंड माफियाओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाके, खासतौर पर गोवंडी, मालाड और कुर्ला में बड़ी संख्या में बिना मान्यता वाले स्कूल संचालित हो रहे हैं। उनके अनुसार गोवंडी में लगभग 65, मलाड में 25 और कुर्ला में 12 ऐसे स्कूलों की पहचान हुई है। सोमैया का दावा है कि ये संस्थान न केवल शिक्षा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा की आड़ में जमीन कब्जाने और अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। सोमैया ने यह भी कहा कि आरोप लगाए कि कुछ मामलों में इन स्कूलों को बाद में मस्जिदों में बदल दिया गया। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को पिछले कई वर्षों से चले आ रहे कथित भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए कहा कि प्रशासनिक ढिलाई और सिस्टम की खामियों के कारण ऐसे नेटवर्क को बढ़ने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इन संस्थानों का उपयोग अवैध घुसपैठियों को ठहराने और बसाने के लिए किया जा रहा है। इस मामले को लेकर उन्होंने राज्य के गृह विभाग और बीएमसी अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। उनकी शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने कुछ संस्थानों का निरीक्षण भी शुरू किया है। प्रशासन की ओर से संकेत दिए गए हैं कि इन अवैध स्कूलों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने में सिर्फ कुछ घंटे का समय शेष रह गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप अब सीजफायर की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वहीं ईरान की ओर से शांति वार्ता के लिए कोई जवाब नहीं आने से ट्रंप की बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि अब वो सीधे ईरान के टॉप लीडरों से बात कर सकते हैं। ट्रंप किसी भी हालत में इस युद्ध को अब खत्म करने के मूड में है। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया का दावा है कि तेहरान का कोई भी प्रतिनिधि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद नहीं गया है, जबकि अमेरिकी मीडिया में शांति वार्ता में ईरान के शामिल होने की रिपोर्टिंग की जा रही है। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी धमकी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान ने बातचीत नहीं की तो उसे पहले कभी न देखी गई समस्या का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता तय नहीं की जा सकी है। हालांकि इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान समझौता संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA से कहीं बेहतर होगा, जबकि ईरान की ओर से संसद के अध्यक्ष MB गालिबाफ ने कहा कि धमकी और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते। इस बीच ट्रंप की ओर से दावा किया गया है कि उपराष्ट्रपति JD वेंस, जैरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ सहित उच्च स्तरीय अमेरिकी वार्ता टीम पाकिस्तान पहुंच रही है ताकि ईरानी नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण वार्ता शुरू की जा सके। उधर अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और हॉर्मुज़ द्वीप पर ईरान का झंडा फहराया जा रहा है। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go, yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want. फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।